मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कंदवे जी को। आप संपादक गगनांचल एवं संस्थापक आधुनिक साहित्य पत्रिका के हैं, डॉक्टर आशीष कंदवे जी। धन्यवाद राजीव जी। हिंदी को मैं ये समझता हूँ संत जी कि हिंदी को हम लोगों को आंकड़ों से बाहर निकाल करके बात करनी पड़ेगी। जब हम बच्चों को आंकड़े बताते हैं तो वो उस आंकड़ों को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें कोई और प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंकड़े इतने बड़े हैं कि हमारे एक आदमी के न बोलने से या एक परिवार या दो परिवार के न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि संकट ये है जिसकी ओर आपने इशारा किया कि हमारे चौखट के भीतर हिंदी की स्थिति बड़ी तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं है। ये सच्चाई है। गगनांचल जैसी पत्रिका के संपादक का दायित्व संभालते हुए अगर मैं कोई ये बात कह रहा हूँ तो ये मेरी जो आवाज होती है कई बार वो बहुत दूर तक चली जाती है और लोग कहते हैं भाई एक सरकारी आदमी ने ये बात कैसे कह दी। पर ये सच है कि भारत की आजादी के पश्चात, भारत की स्वाधीनता के, लेकिन मैं अपनी बात कुछ और मुद्दों पे केंद्रित करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो चिंता है उसको हम चिंतन में कैसे, समस्याओं को गिनवाकर हम चिंता प्रकट करते रहते हैं, लेकिन वो भाषाई चिंतन के रूप में कैसे बदले। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी ही नहीं अपितु भारत की सभी भाषाओं के प्रति चिंता के बदले चिंतन करे। जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक परिणति या परिणाम हमारे सामने नहीं आ सकता। मुझे एक उदाहरण जयशंकर प्रसाद की कामायनी से अगर आप देखें, झांक करके कामायनी में, तो आपको पता चलेगा कि जहां चिंता से आनंद की यात्रा करने के लिए 3 बातों का समन्वय करने की उन्होंने बात कही है। मैं विशुद्ध रूप से साहित्यिक भाषा का ही आज प्रयोग करूंगा, क्योंकि नई पीढ़ी को एक भ्रम हो गया है कि हिंदी, शुद्धतावादी लोगों ने उसको कठिन बना दिया। इसका भी मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि जब रेमडेसिविर जैसी दवाई है जो शुरू में जब आई थी तो हम लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन प्रयोग के बाद देखिए कि हम रेमडेसिविर का प्रयोग कितनी आसानी से कर रहे हैं और भारत के मजदूर वर्ग को भी ये नाम याद है, जबकि अंग्रेजी का बहुत कठिन नाम था। असहिष्णुता शब्द जब मोदी सरकार नई नई बनी थी तो एक शब्द चल गया असहिष्णुता। हमने उसको इतना प्रयोग किया कि आज हर घर में हर बच्चा असहिष्णुता समझने लगा है। तो भाषा तो प्रयोग से चलती है। इसमें जो शुद्धतावादी और अशुद्धतावादी वाला जो सिद्धांत है इसको तो मैं सिरे से खारिज कर देता हूं। जब आप प्रयोग नहीं करेंगे तो वो आपको कठिन लगेगी और जब आप प्रयोग करेंगे तो वो बहुत आसान लगने लगेगा। आप मराठी में देखिए परिष्कार बोलते हैं, बांग्ला में परिष्कार बोलते हैं, असमिया में और उड़िया में भी परिष्कार बोलते हैं। तो जब आप इस परिष्कार शब्द का प्रयोग करते हैं और जब हिंदी वाले करते हैं तो आप कह रहे हो संस्कृत निष्ठ हो जाते हैं। तो ये संस्कृत निष्ठ की बात नहीं है, ये भाषा के प्रयोग की बात है, अपनी शब्दावली पे आत्म गौरव करने की बात है, अपनी शब्दावली को समझने की बात है, जो अभी संत समीर जी कह रहे थे। मित्रों, इसी चिंता को चिंतन में बदलते हुए आनंद में जब तक उसकी परिणति नहीं होगी उसका परिणाम नहीं आएगा। यानी भाषा को जब तक हम आनंद से नहीं सीखेंगे, उसको बोलकर जब तक हम आनंद में मग्न नहीं हो जाएंगे, तब तक भाषा आपकी संकट में रहेगी। चाहे आप इसे विज्ञापन की भाषा, रोजगार की भाषा, संसार में फिल्मों की भाषा के रूप में स्थापित कर दें, पर ये जो इसका प्रयोग करने वाले लोग हैं उनके भीतर आनंद की अनुभूति जब तक उस भाषा से नहीं होगी, गर्व की अनुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक नई पीढ़ी को इससे जोड़ा नहीं जा सकता। और इसके लिए कुछ मौलिक काम हमें करने पड़ेंगे। वो 3 कौन सी बातें हैं जिसको करने से मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी चिंता है, चिंता को छोड़ करके चिंतन करिए और समस्या को छोड़ करके समाधान पे बात करिए। समस्याएं जो थी तो जो अभी तक थी वो हैं और आगे भी खड़ी रहेंगी। और अनेक ऐसी भाषाएं हैं, बालिश भाषा है इंडोनेशिया की, उसके पास भी ऐसी ही समस्या है, लिपियां उनकी खत्म होने को है और भाषा से बोली में बदलने की प्रक्रिया में आ चुकी है बालिश भाषा। तो ये संकट विश्व के अन्य भाषाओं के साथ भी है। मैंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की है,
50 से अधिक देशों में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि सभी देश कहीं ना कहीं भाषाई स्तर पे अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो वो 3 कौन कौन सी बातें होंगी जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए? पहली बात होगी ज्ञान। ज्ञान का माध्यम क्या है? मैंने कहा 3 बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो राजीव जी है ज्ञान, दूसरी है इच्छा और तीसरी है क्रिया। अब अगर हम नई पीढ़ी को चाहते हैं कि नई पीढ़ी में हमारी भाषा का वर्चस्व बचा रहे, नई पीढ़ी हमारी भाषा को अपने अपने से अगली पीढ़ी के लिए संप्रेषित करे, संरक्षित करे, प्रतिष्ठित करे और उसका प्रयोग करे, तो निश्चित रूप से आपको इन 3 बातों पे चिंता करनी पड़ेगी। अब ज्ञान के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? उनको भाषा का सम्यक ज्ञान देना पड़ेगा। ये अब छोड़ देना पड़ेगा कि कौन से सिस्टम से हम पढ़ के आए हैं और इस देश में कौन से सिस्टम से, कौन से यंत्र तंत्र से हमें पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाषा का उसे सम्यक ज्ञान देना पड़ेगा और वो भी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से इसका आरंभ करना पड़ेगा। ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है भाषा की शक्ति और भाषा के व्यवहार और भाषा के स्वरूप के को सरल और सहज ढंग से उनके बीच में हमें लाने की जरूरत है, उनसे उनको परिचित कराने की जरूरत है। अन्यथा शिक्षा के माध्यम को बदल करके भी हम भाषाओं का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक बात और भी है कि सिर्फ विद्यालयों के माध्यम से भाषा को नहीं बचाया जा सकता या संस्थानों, महाविद्यालय, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से नहीं बचाया जा सकता, बल्कि भाषा सम्मत वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। जब तक भाषा सम्मत वातावरण का निर्माण नहीं होगा तब तक आप किसी भी भाषा को वैश्विक स्तर पे क्या, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे भी, जिला के स्तर पे भी संरक्षित नहीं कर पाएंगे। आज चूंकि समय कम है, नहीं तो मैं आपको भारत के उन कुछ प्रदेशों का बहुत ही रोचक उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें एक भाषा को बोलने वाले एक ही व्यक्ति बचे। तो ऐसे उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही वो भाषा खत्म हो जाएगी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कई भाषाएं हैं जिसकी चर्चा एक दिन होनी चाहिए कि उसका भी संरक्षण कैसे हो। दूसरा जो बिंदु है वो है इच्छा। इच्छा का सीधा संबंध अभिरुचि से होता है। नई पीढ़ी को हिंदी भाषा में अभिरुचि कैसे उत्पन्न हो, हिंदी भाषा के प्रति उनकी जागरूकता कैसे बढ़े, इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और इसके 2 ही महत्वपूर्ण माध्यम हैं। पहला माध्यम है कि अपनी भाषा को रोजगार परक बनाना पड़ेगा और द्वितीय माध्यम है कि भाषाई गौरव और विश्व भाषाओं में हिंदी की वैज्ञानिकता युक्त उच्च स्तरीय स्थिति का स्वाभिमान नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में हम लोग विकसित करने में सफल हो जाएं। युवा पीढ़ी बहुत समझदार है। बाजार से युवा पीढ़ी, आजकल पूरा देश ही बाजार से निर्देशित होता है। युवा पीढ़ी तो विशेष करके हर समय वो पावर और पैकेज की बात करती है। उनको इस तरह की शिक्षा दी गई है, इसको पढ़ के क्या मिलेगा, पावर या पैकेज। तो पावर और पैकेज में फंसी हुई युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है कि हम उसकी इच्छा शक्ति को टटोलें और जब तक उसकी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक नई पीढ़ी में भाषा की संचेतना को, भाषा के संप्रेषण को बढ़ाया नहीं जा सकता। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है क्रिया अथवा क्रियान्वयन, कि आखिर इसकी क्रिया क्या होगी और इसका क्रियान्वयन क्या होगा। भाषा के प्रति अभिरुचि विकसित करने एवं भाषा का सम्यक ज्ञान कराने के लिए भाषिक व्यवहारों का क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। अब ये भाषिक व्यवहार क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषिक व्यवहार को हम किस तरह से परिभाषित करें और उसका उपयोग समाज में जो चलने वाले विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संगठन के साथ साथ हमारे पारिवारिक दायित्वों, राजकीय और राजकीय दायित्वों का क्या उपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। तो ये भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन भाषिक व्यवहारों के अनुरूप कैसे हो। इसके लिए हर व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, शासन के स्तर पर समेकित प्रयास करने होंगे। अन्यथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र का भी अब वो वर्ष आ गया है जब हम लोग अमृत महोत्सव बना रहे हैं,
भाषा के लिए एक दिवस का मनाना, हिंदी दिवस का मनाना मेरी समझ से कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। सुनने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि जिसको अभी बता रहे थे हमारे सलील जी की 145 करोड़ लोग विश्व में जब एक भाषा को बोल रहे हैं, फिर भी उसके संरक्षण के लिए एक दिन मनाना पड़ता है हमें। हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी क्रिया शक्ति को और अपनी ज्ञान शक्ति को क्यों नहीं इतना मजबूत कर लें कि 365 दिन हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की परिकल्पना हो। मित्रों, नई शिक्षा नीति में भाषाओं के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, जो नवाचार प्रस्तुत किए गए हैं, वो भाषा के आंशिक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आंशिक। पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करते हैं हमें, क्योंकि उसके क्रियान्वयन में इतनी संकट है और उसके जो पब्लिक स्कूलों का जो जंजाल है हमारे देश में, जिन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा कर दिया है जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उस पीढ़ी के आत्म गौरव में हिंदी की संचेतना, हिंदी की प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाएगा, ये नई शिक्षा नीति में प्रयत्न जरूर किया गया है, लेकिन इससे आंशिक रूप से भविष्य उज्जवल होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। दूसरा, नई शिक्षा नीति में सांस्कृतिक जागरूकता की बात कही गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक सांस्कृतिक जागरूकता आपके मन में नहीं होगी, तब तक आप अपनी भाषाई चेतना के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होंगे। और अभी उषा जी ने अपने उद्बोधन में बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ बताया था कि संस्कारों के खत्म होने से कैसे हमारे सरोकारों की समाप्ति हो जाती है। मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराने का जो मूल कार्य है वो आपकी मातृभाषा ही करती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मातृभाषा के प्रति मातृभाषा को सिखाने और उसे जीवित रखने के प्रति अपनी नई पीढ़ी को संजीवनी दें, उनमें ऐसी ऊर्जा पैदा करें जो उसे स्वीकार करे, इतना आत्म गौरव हो कि उसको बोल करके वो अभिमान करे। तभी मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी में भाषा का जो प्रसार प्रसार है और ये जो समस्या है जिसपे हम लोग आज बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार होने की संभावना होगी। उषा जी ने कहा था कि बहाव से बदलाव आता है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था कि बहाव से ही बदलाव आता है। मैं किसी भी तरह के अवरोध को भाषाई परिदृश्य में ना ही देखना पसंद करता हूं, ना ही उस पर चर्चा करना पसंद करता हूं, क्योंकि हम लोग अपनी चिंताओं की चर्चा इतनी ज्यादा कर देते हैं कि नई पीढ़ी हमेशा ये सोचती है, अरे हमारे दादाजी के समय में भी यही संकट था, पिताजी के समय में भी यही संकट था, मेरे समय में भी यही संकट है। तो हम उन संकटों की बात ना करके समाधान की चर्चा करेंगे। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये सच है, मैं उसके कुछ आंकड़े भी दे सकता था जो सलील जी ने कहा कि क्यों भारत की भाषा हिंदी विश्व की प्रथम भाषा हो गई है। क्योंकि मंदारिन में गुप्ता जी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, 1 से लेकर के 325-26 की संख्या है मंदारिन में, जो अलग अलग बोलियां और भाषाएं उसमें मिलाई गई हैं। जबकि भारत में अष्टम अनुसूची की 22 भाषाओं को भी हम लोग इकट्ठा करके हिंदी की जनसंख्या को नहीं गिनते हैं। ऐसे में चीनी भाषाओं में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं, शायद उसके नाम के बारे में आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें यू है जो कैंटोनी में बोली जाती है, वू है जो संघाई में बोली जाती है, मिनीवेई है जो फुजोऊ में बोली जाती है, मिन्नान है जो ताइवान में बोली जाती है, जियांग है, गन है, हक्का है और जो बीजिंग में बोली जाती है। ऐसी बहुत सारी बोलियों को मिला करके जो संख्या बनती है, उन सब को इकट्ठा जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो 115-20 करोड़ की आती है, जिसको इकट्ठा करके हम मंदारिन के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जबकि हम भारत में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, न जाने कितनी ऐसी भाषाएं जिसकी लिपियां वही हैं जो हिंदी की है, उसको हम उसमें स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए विश्व में कभी भी हिंदी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम नंबर की भाषा थी ही नहीं। हमेशा से ये प्रथम नंबर की ही भाषा है। ये हमारी अपनी आंकड़ेबाजी है, भारत की अपनी खुद की गलती है जो हम इसे बांट करके बताते हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात है, मंदारिन जिसको हम कहते हैं, इसका ओरिजिनल जो शब्द है इस भाषा को कहा जाता है पोंतोधुआ। ये जो पोंतोधुआ भाषा है, ये सिर्फ 61% लोग ही
चीन में बोल और समझ सकते हैं, जबकि भारत में 91%, 91% लोग हिंदी भाषा पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो सिर्फ इसी एक आंकड़े को आप देख लेंगे तब भी हम विश्व की प्रथम भाषा हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक आकांक्षाओं और अंग्रेजी के प्रति हमारे मोह ने हमेशा हमारे आत्म गौरव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पे नीचा करके दिखाया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि छोड़िए इन बातों की, कौन कितना बोलता है। जिसने अभी कोई किसी आंकड़े में बताया गया कि स्पेनिश और हिंदी बराबर है, स्पेनिश कितने लोग बोलते हैं? पूरी दुनिया में मुश्किल से 65 करोड़ लोग स्पेनिश जानते हैं। उसका भी एक आंकड़ा, और वो बहुत तेजी से घट रहा है। स्पेनिश उन भाषाओं में से है जिसका आंकड़ा बहुत तेजी से गिर रहा है और लोग अंग्रेजी की तरफ स्विच ओवर हो रहे हैं। फ्रांस में फ्रेंच की भी ऐसी स्थिति होने जा रही है। रूस में 80% लोग रशियन बोलते हैं, लेकिन वहां पे पहले एक ऐसी स्थिति थी जब एक भी व्यक्ति अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था। मैं 1.5 वर्ष पहले 10 दिन मॉस्को में था, आप कुछ भी कर लीजिए अंग्रेजी में बातचीत, आजकल रशियन भी खुल के अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये जो भाषाओं का संकट है, ये वैश्विक संकट है, लेकिन हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। हमें हमारी अपनी संस्कृति, भारतीय ज्ञान संपदा, भारतीय ज्ञान परंपरा, अपने सरोकार, अपने परिवार, अपने पर्व त्योहार और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए नई पीढ़ी में हिंदी को कैसे स्थापित करें, उनको उपयोग के लिए उनको कैसे प्रेरित करें, और नई शिक्षा नीति के माध्यम से कैसे भारतीय विद्यालयों में, जिसमें सरकारी और असरकारी यानी कॉन्वेंट स्कूल, ये दोनों विद्यालयों में कैसे इसको हम लागू करेंगे, इस पे चिंतन की जरूरत है। किंतु परंतु, कॉमा, डैश, हाइफन बहुत सारे हैं नई शिक्षा नीति में, तो उन सभी किंतु परंतु, हाइफन, डैश और कॉमा को हमें इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और आप जैसे मंच इसमें जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उन सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज के अध्यक्ष को पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। अमरीश सिन्हा जी को सुनने का अवसर समय के अनुसार मुझे मिला तो मैं जरूर सुनूंगा। और शिवेंद्र भाई को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आदरणीय